स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म माई डी यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट, हम आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हैं EDU 104। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 104 का प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये 104 का प्रीवियस ईयर पेपर है जो आपके स्क्रीन पे है। ये 2021-22 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है। इस पेपर का नाम आपको पता है स्टूडेंट, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है, जो 4 क्रेडिट का है। तो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे, ताकि आपकी तैयारी आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छी हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर मैथ है स्टूडेंट, वो कह रहा है बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए कितने अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, यानी 49। यानी जो प्राइमरी एजुकेशन इन बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में 49 लेटर्स का ज्ञान छात्रों को कराया जाता था, ठीक है, प्रवेश के लिए। दूसरा प्रश्न आया था, व्हाट वाज द टीचर कॉल्ड इन बुद्धिस्ट पीरियड। बौद्ध काल में शिक्षा को क्या कहा जाता था। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, बौद्ध काल में जो शिक्षक को उपाध्याय क्या कहा जाता था, उपाध्याय। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, उपाध्याय कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न जो आया हुआ था कि व्हाट वाज द स्क्रैमेंट फॉर अ चाइल्ड टू रिसीव एजुकेशन ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड। एंड बौद्ध काल में बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन सा संस्कार होता था। तो देखिए, बौद्ध काल में पवज्जा संस्कार होता था। और अगर बात करें कि वैदिक का पीरियड में या वैदिक जो काल था, तो उसमें क्या होता था, उपनयन संस्कार होता था, जिसको जनेऊ संस्कार कहते हैं। परिणय संस्कार तो आप जानते ही हैं क्या होता है। जो तीसरा क्वेश्चन आया था, ये जो अगला क्वेश्चन आया था, सॉरी, चौथा क्वेश्चन जो है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, जो मेन एम ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड वो था स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी, आध्यात्मिक विकास, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका आध्यात्मिक विकास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया था, हु फाउंडेड SNDT, यानी SNDT की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो स्टूडेंट, जो ये SNDT की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि धोंडो केशव कार्वे, ठीक है, कर्वे। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो वो इन्होंने SNDT की स्थापना की। अगला प्रश्न जो आया है था, तो कह रहा है कि द एम ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी आर, प्रजातंत्र में शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो स्टूडेंट, प्रजातंत्र में शिक्षा के उद्देश्य कह रहा है ऑप्शन ए, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास एंड टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज। बी कह रहा है डेवलपिंग अ सोशल आउटलुक, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, प्रजातंत्र में शिक्षा के उद्देश्य ए और बी जो हमारे दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास और सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी नागरिक को वंश, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको किस में कहा गया है। अब देखिए स्टूडेंट, ये कह रहा है कि देखिए ये आर्टिकल 15 जो ये, तो स्टूडेंट इसमें जो चारों ऑप्शन है, ये पहले ही बता दे रहा है स्टूडेंट, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जो देखिए बच्चों की जो अनिवार्य शिक्षा की बात करता है वो आर्टिकल 15A करता है। और यहाँ पे ये जो बात कहा गया कि किसी भी नागरिक वंश, धर्म, जाति को भाषा के आधार पर प्रतिबंधित नहीं करेगा, तो स्टूडेंट इसमें देखिए, इसमें जो कहा गया है इसके हिसाब से तो आर्टिकल 15 इसका आंसर होना चाहिए कि किसी भी नागरिक को वंश, धर्म, यानी कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, शिक्षा ग्रहण करने पर कोई रोक नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इसमें अगर हम ऑप्शन बी के साथ जाएं, जो ये आर्टिकल 29 है, तो वो कहता है कि इसमें ये सारा चीज है कि किसी भी नागरिक को वंश, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर एडमिशन, यानी जो उसको क्या कहते हैं, अपना नामांकन कराने से या उसका एडमिशन लेने से कोई संस्था प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। तो अगर इसमें रहता कि एडमिशन की बात होती तो हम जाते 29 के साथ। लेकिन अगर ये जो कह रहा है कि बस कहाँ कहा गया है, तो ये बात आर्टिकल जो हमारा 15A है उसमें भी बोला गया है कि किसी भी नागरिक को वंश, मतलब शिक्षा में जो बंटवारा नहीं होगा जाति धर्म के आधार पे, वो आर्टिकल 15(1) में। और उनका प्रवेश लेने से नहीं कोई कॉलेज संस्थान रोक नहीं सकते हैं, और उनको संस्थान में रोका नहीं जा सकता है, उसकी बात 29 में की गई। तो आपको समझ में आ रहा है। तो अगर एडमिशन की बात को अगर हम इसमें ऐड कर लें तो हम आर्टिकल 29 के साथ जाएंगे, अन्यथा सही अगर एग्जैक्ट आंसर अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो आर्टिकल 15A होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो आया है, व्हाट आर द मीन्स ऑफ एजुकेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रीय एकता की शिक्षा को कौन से साधन है। तो भारत में राष्ट्रीय एकता की शिक्षा के कौन साधन है। तो प्रौढ़ शिक्षा, जनसार शिक्षा, स्वैच्छिक संस्थाएं, तो डी। तो आपका ये सारी चीजें हैं, एडल्ट एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। अगला प्रश्न जो आया था प्रीवियस ईयर में, अगला प्रश्न जो आया था कि राधा कृष्ण मिशन, यानी राधा कृष्ण आयोग को मुख्य रूप से किसके संबंध में। तो देखिए स्टूडेंट, इसको सीधे याद रखिएगा कि जो राधा कृष्ण मिशन है उसने
उच्च हायर एजुकेशन को लेके पहली बार, ठीक है। तो ये कब आया मिशन और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को आप चेक कर लीजिएगा कि ये मिशन कब आया। लेकिन अगर सीधी सी बात है, इस बात को तो याद रखिए कि राधाकृष्ण मिशन जो है उच्च शिक्षा के लिए के संबंध में इसने अपने सुझाव दिए थे, शिक्षकों के बारे में, उनके रिक्वायरमेंट के बारे में भी बात की थी कि कैसे होना चाहिए शिक्षकों को, ट्रेनिंग उनकी बात भी की थी इन्होंने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसका स्थापना 1954, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था वो 1954 में किया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो आया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किस सन में लागू किया गया था, यानी गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। तो जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 है वो 1937, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 1937 में किया गया था। कब किया गया था? 1937 में किया गया था। अगला प्रश्न जो आया था कि व्हेन वाज द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 अनाउंसेस टू मेक प्राइमरी एजुकेशन क्लास 1 to 5 यूनिवर्सिटी एक्सेसिबल, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को हमको पढ़ने पे जब पता चलता है तो इसको 1990 तक, राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा कि 1990 तक की गई थी, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या आया था। अगला प्रश्न जो आया था कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन को किस और नाम से जानते हैं। तो देखिए ये जो वर्धा शिक्षा सम्मेलन है, इसको किस नाम से और नाम से हम जानते हैं, तो इसको अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्धा को इस नाम से भी हम जानते हैं, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन। चलिए अगला प्रश्न जो आया हुआ था वो भी हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद का अभिलेख है। अब देखिए वुड का जो घोषणा पत्र है इसमें 100 कि जो कितने वुड के डिस्पैच में जो आर्टिकल्स है तो उसमें 100 कितने याद रखिए, सिंपल सा है, 100 शतक लगाया था उसने अपने आर्टिकल्स के नंबर जो बात करें तो उसमें 100 आर्टिकल वुड ने अपने घोषणा पत्र में रखा था। अब वुड का डिस्पैच क्या है, घोषणा पत्र क्या है, शिक्षा पे पहला आया है, ये सब आप देख के जाएगा। कहाँ कहाँ विश्वविद्यालय को स्थापना करने की बात की गई, तो पहला कोलकाता में किया गया था, फिर मद्रास में किया जाना था। ये सारी बातों को पॉइंटर को आप देख के जाएगा, ठीक है। आप राधा कृष्ण आयोग और ये मुदालियर कमीशन, ये सबों को देख के रहेगा पेपर में। अगला प्रश्न जो आया था वो भी देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1882 में। कब हुआ था भारतीय शिक्षा आयोग, यानी इंडियन एजुकेशन कमीशन फॉर्म्ड वाज इन 1882। जो अगला क्वेश्चन आया, हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के विषय में क्या सुझाव दिया। हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के विषय में क्या सुझाव दिया है। तो स्टूडेंट तो इसका राइट आंसर है कि इन्होंने जो हंटर कमीशन ने जो सजेस्ट किया, मीडियम जो लैंग्वेज जो माध्यम क्या होगा वो देसी अथवा अंग्रेजी, यानी जो ठीक है देसी मतलब मदर टंग में या इंग्लिश में देने की बात की थी किसने, हंटर कमीशन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 स्कूल में नई शैक्षिक पाठ्यक्रम की संरचना क्या है, यानी जो स्ट्रक्चर क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में जो इंप्लीमेंट की गई है। अब देखिए जो एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, और ये आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और इसका रेशियो क्या है, 5+3+3+4, ठीक है, 5+3+3+4, ठीक है, ये है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से कहाँ सुरक्षित किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो स्कोर आपको क्रेडिट ऑब्टेन होंगे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, उसको स्टोर किया जाएगा इन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। ये देखिए ये कहीं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ये जो आप क्रेडिट एक्वायर करेंगे, ये अब यही पैटर्न आप सबको समझ में भी आ जाएगा आगे चल के कि देखिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आपने जिस सब्जेक्ट के जितने क्रेडिट हैं उसको गेन किया है, तो अब क्रेडिट की आपके मार्क्स नहीं, क्रेडिट आपने मतलब कितने क्रेडिट हासिल किए हैं अपने एकेडमिक कैरियर में, ये आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट अब आपके लिए होने जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आया था, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय महिला समिति का जो ये शिक्षा समिति का गठन 1958, राइट आंसर आपका हो जाएगा 1958 में किया गया, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया था कि हंसा मेहता समिति का प्रमुख सुझाव क्या था, यानी मेन सजेशन क्या था हंसा मेहता कमेटी का। तो जो हंसा में ऑप्शन कह रहा है कि स्त्री पुरुष की समान शिक्षा हो, यानी इक्वल एजुकेशन अमॉन्ग मेन एंड वुमेन, और बी कह रहा है स्त्री पुरुष के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम हो, ठीक है, शिक्षा समान हो और स्त्री पुरुष के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम हो, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन सी हो जाएगा कि ए और बी दोनों की बात की थी हंसा मेहता कमेटी ने, ठीक है। एजुकेशन ऑफ मेन एंड वुमेन शुड बी इक्वल और देयर शुड बी डिफरेंट कोर्स फॉर मेन एंड वुमेन, ठीक है।
अगला क्वेश्चन जो आया है कि शिक्षा के 4 स्तंभ यानी 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन क्या है, तो जानना सीखना, लर्निंग टू नो यानी जानना सीखना, लर्निंग टू डू करना सीखना यानी करके सीखना, करना सीखना, फिर एक साथ रहना सीखना, ठीक है, लर्न टू लिव 4। तो ये 4, ये तो हमारे ये जो तीनों स्तंभ जो ऊपर दिए गए ये सारे इसके अंदर आते हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है, महात्मा गांधी ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या कहा। अब महात्मा गांधी ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में कहा कि 7 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए अनिवार्य यानी कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन हो, बिल्कुल कहा था। बी जो कह रहा है सभी के लिए समान शिक्षा की बात की थी, ये भी कहा था। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा यानी मदर टंग हो, बिल्कुल ये बात है। तो आंसर हो जाएगा कि ये सारा सुझाव महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा कि ऑल ऑफ एबव, ठीक है, डी। मुदालियर कमीशन का कार्य स्रोत क्या था, वो मतलब व्हाट वाज द स्कोप ऑफ द मुदालियर कमीशन, ठीक है। तो जो मुदालियर कमीशन था वो माध्यमिक शिक्षा का कार्य स्रोत क्या था, वो माध्यमिक शिक्षा पे फोकस कर रहा था, किस पे, सेकेंडरी एजुकेशन पे, ठीक है। तो द स्कोप ऑफ द मुदालियर कमीशन वाज द सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। अगला किसकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ, देखिए अब ये इनके मतलब पूछ दिया था, इसका राइट आंसर तो आपको पता ही है, मुदालियर नाम ही पे उनके रखा गया था, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो आया था, ग्रामीण विश्वविद्यालय का सुझाव की, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसका दिया हुआ है, तो ग्रामीण जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी का जो ये थॉट है ये दिया गया कि आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी ऑप्शन बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा, ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। अब हायर एजुकेशन के एम क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए हायर एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो कह रहा है कि टू डेवलप स्पिरिट ऑफ नेशनल डिसिप्लिन है, राष्ट्रीय अनुशासन की भावना, बिल्कुल ये भी होगा। विवेकशील नागरिक तैयार करना, टू प्रिपेयर कॉन्साइंटियस सिटीजन्स, तो ये भी सही हो जाएगा। आध्यात्मिक विकास करना, तो राइट हो जाएगा कि उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, ठीक है, उच्च शिक्षा के उद्देश्य ये सब थे, ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट कि हु फॉर्मुलेटेड द एजुकेशन पॉलिसी 1854। अब 1854 की एजुकेशन पॉलिसी को किसने तैयार किया, ठीक है, तो जिसको शिक्षा नीति 1854 को किसने तैयार किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। किसने तैयार किया था, वुड ने नहीं किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा था, ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, मैकाले तथा उसके विवरण पत्र को भारतीयों पे क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो मैकाले का मिनट था, जो मैकाले मिनट एंड हिज ब्रोशर ऑन इंडियंस, तो क्या मतलब उस पर इंपैक्ट क्या हुआ, तो ये कह रहा है कि भारत में पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रवेश, बिल्कुल ये सही है, यानी एंट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इंडिया। भारत में सामाजिक जागरूकता का उदय, सोशल अवेयरनेस, ये भी ठीक था। द पाथ ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस इट पेव्ड, भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना, सही, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी सारा मैकाले के विवरण पत्र से ये सारा इफेक्ट जो इंडियन एजुकेशन पे, इंडियंस पे पड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1813 के आज्ञा पत्र में मैकाले ने क्या सुझाव दिया था, तो यानी मैकाले सजेस्ट 1833 में क्या मैकाले उसने सजेस्ट किया था, तो जो कह रहा है कि मैकाले ने कहा कि उच्च वर्ग के शिक्षा संस्थानों की स्थापना, उच्च वर्ग के लिए, ठीक है, हायर एजुकेशन की बात, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अपर क्लास, उच्च वर्ग के लिए किया, यानी जो लोग पढ़े लिखे, उच्च वर्ग कौन था, पढ़े लिखे वर्ग या जो ज़्यादा संपन्न धनिष्ठ वर्ग थे उनकी बात कर रहा है, जो धनी लोग थे। बी कर रहा है भारतीय साहित्य, भारतीयों को अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का ज्ञान करा, तो ये दोनों हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आया था, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा, तो मैंने बोला ना जब उसमें प्रस्तावित किया गया 4 जगह विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई, और सबसे पहले कलकत्ता में, फिर मद्रास में बात की गई, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। द मेन पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन मूवमेंट वर, राष्ट्रीय शिक्षा के मुख्य अंग क्या थे, अचीवमेंट ऑफ स्वराज, स्वराज की प्राप्ति, बिल्कुल। यूज ऑफ इंडिजिनियस गुड्स, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, ये भी था। डिमांड ऑफ नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा के, तो राइट आंसर हो जाएगा, ये सब सही है, तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया था। अगला क्वेश्चन जो आया था, वुड के घोषणा पत्र, अब वुड का डिस्पैच जो है या वुड का मैनिफेस्टो में जो कह रहा है कि क्या क्या विशेषता है, सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ, लॉन्च ऑफ ग्रांट इन एड सिस्टम, यानी ग्रांट देना मतलब सहायता देके पढ़ने के लिए बढ़ावा करना, वो कह रहा है, ठीक है। क्रमबद्ध विद्यालयों की और चरण में मतलब ऑर्डरली स्कूल की स्टेब्लिशमेंट का की बात करना, तो ये दोनों उसकी विशेषता थी, तो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए अगला प्रश्न जो आया था, वुड के घोषणा पत्र में जन शिक्षा प्रसार के लिए क्या क्या निर्णय लिया गया, डिसीजन वर टेकन टू स्प्रेड मास एजुकेशन इन वुड मैनिफेस्टो, तो क्या क्या किया गया,
तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर जो कह रहा है कि जो फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल शुड बी रिप्लेस्ड, यानी निशानंदन सिद्धांत को निरस्त किया जाए, ये भी सही है। सभी के लिए सुलभ शिक्षा सभी के लिए कराई जाए, वुड के डिस्पैच में ये भी बात की गई। निर्धन छात्रों को यही ग्रांट जो छात्रवृत्ति दी जाए, ये भी कहा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ एबव, डी। स्कॉलरशिप भी दी जाए, एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल हो, और जो फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल को रिप्लेस कर दिया जाए। ठीक है, अगला जो प्रश्न आया था कि इन वुड मैनिफेस्टेशन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेवल, यानी वुड के घोषणा पत्र में शैक्षिक संगठन को कितने स्तर में विभाजित किया गया था। तो इसको 4 स्तरों में, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 स्तरों में विभाजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, वो कह रहा है फारसी कुरान स्कूल में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। तो यानी जो पर्शियन कुरान स्कूल में कैसे शिक्षा दी जाती थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टूडेंट की जो आपका ऑप्शन सी है, यानी फारसी भी दी जाती थी और कुरान शरीफ को भी पढ़ाया जाता था। तो पर्शियन एज वेल एज कुरान शरीफ, तो बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया था मदरसा अरबी के भाषा के किस शब्द से बना है। तो देखिए दरस, दर्स नहीं दरस से बना है, यहाँ दर्स लिख दिया गया है, लेकिन आप जानिए मदरसा जो वर्ड है वो अरेबिक वर्ड दर्स से दरस से आया हुआ। ठीक है, दरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस्लाम धर्म में शिक्षा, इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो जैसे उसमें उपाध्याय कहा जाता था। ठीक है, जो हमारा क्या कहते हैं बौद्ध काल का पीरियड था, उसमें कह रहा है व्हाट वाज अ पर्शियन, तो जो कह रहा है कि उसमें कहा जाता था, तो इसको कह रहा है कि काबिल, फाजिल, आमिल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आमिल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था, आमिल कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है बौद्ध काल में अनुशासन के अंतर्गत कितने नियमों का पालन करना होता था। तो बौद्ध काल में जो अनुशासनों की संख्या थी उसको 10 कहा जाता था। ठीक है, इसको 10 नियमों को पालन करना था। और यही 10 ये जो नियम थे, यही जो 10 दुखों के कारण लोग की भी बात करते हैं, मतलब ये है। और इस 10 नियमों का पालन करके आदमी को, स्टूडेंट्स को ये 10 नियमों का पालन अपने जीवन में करना रहता था। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता नहीं है। अब वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है, उत्तम शिक्षण विधियों का विकास, शिक्षा की मनोवैज्ञानिक संरचना। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, निःशुल्क शिक्षा तो थी, गुरु और शिष्य का अनुशासित जीवन, ये तो था, लेकिन शिक्षा की जो मनोवैज्ञानिक संरचना है, ये जो है ये वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता नहीं है। मनोवैज्ञानिक जो नहीं है। ठीक है, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। जो लास्ट क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, प्राचीन काल में शिक्षण का कार्य किस रूप से होता था। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आया था प्राचीन काल में शिक्षण का कार्य किस रूप से होता था, यानी इन व्हाट फॉर्म वाज द वर्क ऑफ टीचिंग डन इन एशियन टाइम। तो लिखित, मौखिक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लिखित और मौखिक दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने 40 क्वेश्चन को आपके लिए कवर किया। आशा करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, हमको सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले पेपर को लेकर, प्रीवियस ईयर पेपर को। तब तक के लिए जय हिंद।